अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना। और चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हो। तो चलते हैं कहानी में। इन गुजरे हुए 6 महीनों में सबकी जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी। 6 महीने पहले राणे ने जो गोली काव्यांश को मारी थी, वह गोली कांची को लगी थी। कांची ने अपनी आंखें बंद करते हुए सिर्फ एक ही बात कही थी, मैंने आपसे सच्चा इश्क किया था और आज मुझे उसकी सजा मिली है। काव्यांश की आंखों में आंसू था। जब कांची को हॉस्पिटल ले जाया गया तो पता चला कि कांची के दोनों बच्चे उसके कोख में ही मर चुके थे, क्योंकि कांची जो दवायां ले रही थी वह दवायां राणे ने चेंज कर दी थी। लोगों को पता चला कि पिछले एक हफ्ते से कांची बेबी ग्रोथ की नहीं बल्कि बच्चे गिराने की दवा खा रही थी, जिस वजह से उसके दोनों ही बच्चे उसकी कोख में अपना दम तोड़ चुके थे। डॉक्टर ने जब ऑपरेशन करके उन बच्चों को निकाला तो कांची को 2 प्यारी अंडरस्को प्यारी बेटी थी। कांची की गोली निकाल दी गई थी। वह हॉस्पिटल बेड पर लेटी थी। वह सिर्फ लोगों की बातें सुन सकती थी, क्योंकि वह एक बार फिर कोमा में जा चुकी थी। वह बेड पर बेजान सी लेटी थी। उसकी आंखों के कोनों से आंसू गिर रहा था। जब उसे पता चला कि उसके दोनों ही बच्चे इस दुनिया में नहीं हैं तो वह पूरी तरह टूट चुकी थी। एक बार फिर सब ने मिलकर उसकी सारी खुशियां छीन ली थी। वक्त धीरे धीरे गुजर रहा था। सभी लोग कांची का होश में आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन एक दिन अचानक कांच की हार्टबीट की लाइन सीधी हो गई। डॉक्टर ने कांची को चेक करने के बाद बताया कि कांची अब इस दुनिया में नहीं है। डॉक्टर की इस न्यूज़ से मेजर राम पूरी तरह से टूट चुके थे। विराज ने मेजर राम को संभाला। सभी को यकीन नहीं हो रहा था कि कांची अब इस दुनिया में नहीं है। जिंदगी इतनी जल्दी बदल जाएगी किसी ने सोचा तक नहीं था। हर कोई काव्यांश से नफरत करने लगा था। शायद काव्यांश सबकी नफरत के लायक था। डॉक्टर ने सभी को एक बार कांची को आखिरी बार देखने के लिए कहा, क्योंकि डॉक्टर का कहना था इसके बाद वह कांची को नहीं देख सकते, क्योंकि कांची की सारी फॉर्मेलिटी यहीं से पूरी की जाएगी। काव्यांश ने आखिरी बार कांची को देखा तक नहीं और वह हॉस्पिटल से चला गया। उस दिन के बाद से काव्यांश कहाँ गया कोई नहीं जानता। राणे ने जब कांची की डेथ की न्यूज़ सुनी तो उसने खुद को गोली मार ली, क्योंकि उसका मानना था कि उसके लिए यही सजा सही है। कांची की सारी फॉर्मेलिटी होने के बाद शौर्य और मनन वापस मुंबई लौट गए। विराज अपने डैड और कियारा के साथ लंदन वापस चला गया। विराज लंदन जाने से पहले आन्या से वादा किया था कि वो उसे लेने वापस जरूर आएगा। आन्या और मीनल दोनों ही मुंबई चले गए। अमृता जी टूट चुकी थी। काव्या भी इस न्यूज़ से काफी हैरान थी, लेकिन वह खुश थी कि उसकी दुश्मन और उसके रास्ते का कांटा हट गया। वह अमृता जी को हर हाल में खुश रखने की कोशिश कर रही थी। अमृता जी अपने बेटे की नफरत और अपनी बेटी की मौत बर्दाश्त नहीं कर पाए, इसलिए वह बीमार रहने लगी। वह अब हॉस्पिटल के बेड पर लेटी थी। अमृता जी को ऐसे देखकर काव्या को कांची पर गुस्सा आ रहा था। उसका मानना था कि उसने जाते जाते भी उसकी मां को उससे छीन लिया था। काव्या के दिल में कांची के लिए नफरत बढ़ती ही जा रही थी। कोई नहीं जानता था कि उसकी नफरत अब कब खत्म होगी। 6 महीने बाद लंदन, रायचंद विला। अगस्त्य रायचंद विला के मास्टर बेडरूम में चेयर पर बैठा बेड पर सोई हुई अपनी स्लीपिंग फेरी को देख रहा था, जो पिछले 6 महीने से इसी तरह सो रही थी। उस रूम में हॉस्पिटल की सारी फैसिलिटी थी। पिछले 6 महीने से लंदन के बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर को अगस्त अपनी पारी को दिखा चुका था, लेकिन उसकी पारी शायद दुनिया में वापस लौटना ही नहीं चाहती थी। वो उसी तरह बेड पर लेटी थी। अगस्त्य ने सोई हुई स्लीपिंग प्रिंसेस को देखते हुए कहा, मैं नहीं जानता आप कौन है, लेकिन आपको बहुत ढूंढने की कोशिश की थी और कभी सोचा नहीं था कि आप 6 महीने पहले मुझे ऐसे मिलेंगी। मॉम ने सच कहा था, आप वाकई बाकी सबसे अलग है।
आपकी खूबसूरती ऐसी कि किसी को भी दीवाना बना दे। आप जितनी तस्वीर में खूबसूरत दिखती है उससे कई ज़्यादा आप ऐसे खूबसूरत दिखती हैं। आपके इस चेहरे में बहुत कशिश है जो किसी को भी आपको देखने को मजबूर कर देता है। मैंने माँ से बचपन में कहानी सुनी थी कि स्नो वाइट जहर खाकर सो चुकी थी और उसे एक राजकुमार ने जगाया था। मैं भी तो आपको जगाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप क्यों नहीं उठ रही परी? आपको पता है, आप वह पहली लड़की है जिससे मैंने पिछले 6 महीने से इतनी बातें की है। पता नहीं क्यों, जब आपको देखता हूँ तो आपसे बातें करने का मन करता है। आपको पता है परी, मॉम ने जाते जाते आपको मुझे तोहफे में देकर गई है। बेड पर सोई हुई वो खूबसूरत सी लड़की उस लड़के की आवाज को अच्छे से सुन पा रही थी। उसने आज से पहले इतनी मीठी आवाज को नहीं सुना था। उसे लड़के की आवाज में शायद एक अलग नशा था। उस खूबसूरत से सोई हुई लड़की ने आज से पहले इतनी नशीली आवाज नहीं सुनी थी। वो उससे बातें कर ही रहा था कि तभी उस मास्टर बेडरूम के डोर पर नॉक हुआ। अगस्त्य का मूड खराब हो गया। वो इतनी मुश्किल से अपने काम के बीच से टाइम निकालता है ताकि वह अपनी स्लीपर फेरी से बात कर सके। अगस्त्य इतना लॉयल था कि उसने आज तक उस परी को छुआ तक नहीं था। उसने उस परी के लिए 3 लेडी केयरटेकर रखी थी, जो उसकी परी का किसी राज्य की रानी की तरह ख्याल रखती थी। अगस्त्य उस रूम की लाइट को ऑफ किया और उस बेड के चारों तरफ कार्टन को खोल दिया, जिससे उस बेड के चारों तरफ वाइट कार्टन लहराने लगे। अगस्त्य ने एक नज़र सोई हुई परी को देखा और फिर रूम से बाहर चला गया। उसने जब बाहर कदम रखा तो उसके चेहरे की नरमाहट कहीं गायब हो गई। उसके चेहरे पर सख्त एक्सप्रेशन आ गए। सामने खड़े अमन ने अपनी नजरें नीचे किए हुए कहा, मास्टर नीचे काव्या मैडम आई है। काव्या का नाम सुन अगस्त्य का पूरा मूड खराब हो गया। उसका हलक तक कड़वा हो गया। वो अपने स्लीव को फोल्ड करते हुए स्टाइल से चलते हुए सीढ़ियां उतरने लगा। अमन उसके पीछे पीछे चलने लगा। अगस्त्य उस विला के बड़े से लिविंग एरिया में आकर वाइट काउच पर बैठते हुए कहा, आप यहाँ काया? आप तो इंडिया गई थी तो यहाँ कैसे? काया ने ब्लैक शॉर्ट ड्रेस पहनी थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्या करूँ, आप नहीं आई तो मैं ही आ गई। आंटी के बारे में सुना, बहुत बुरा लगाए। अगस्त्य अपनी कॉफी पीते हुए सर्द आवाज में कहा, कॉल मी अगस्त्य। आप यहाँ क्यों आई है बताएंगी? काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, आपसे मिलने। सोचा आपको किसी के सहारे की जरूरत होगी, इसलिए जैसे ही मुझे पता चला तो मैं वापस आ गई। अगस्त्य ने सर्द आवाज में कहा, मिस काव्या, अगस्त्य रायचंद को किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, वह अकेले जीना जानता है। लेकिन आपने इतना सोचा, उसके लिए थैंक यू। मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है जो मैं बर्बाद कर सकूं, आप जा सकती है। इतना कहकर अगस्त्य कॉफी का कप रखते हुए जाने लगा तो काव्या ने जल्दी से खड़े होते हुए कहा, मैं आपसे प्यार करती हूँ। अगस्त्य के कदम अपनी जगह पर रुक गए, उसकी भावें तन गई। वो अपने हाथ को पॉकेट में डालते हुए काव्या की तरफ पलट गया। काव्या को डर लग रहा था, लेकिन वो फिर भी हिम्मत करके खड़ी थी। अमन की तो सांस तक रुक गई थी, लेकिन उसने जो सुना उसे उस बात का यकीन नहीं हुआ। अगस्त्य ने कहा, ठीक है, इसका जवाब मैं आपको हमारी 1 हफ्ते बाद होने वाली रायचंद इंडस्ट्री की 15 ईयर एनिवर्सरी में सबके सामने दूंगा। अब आप जा सकती है। इतना कहकर अगस्त्य बाहर चला गया। अमन ने काव्या के पास आकर कहा, मैम प्लीज बाहर चलिए। काव्या ने एटीट्यूड से कहा, तमीज से बात करो क्योंकि मैं तुम्हारी फ्यूचर लेडी बॉस हूँ। अमन ने अपना आईब्रो उठाकर कहा, हो गया मिस काव्या, यह अभी भी आपको अपने की दुनिया में रहना है। वो क्या है न, मैं भूल गया था, गिरगिट को इज्जत रास नहीं आती। काव्या गुस्से से अपना हाथ उठाते हुए कहा, यूं। अमन काव्या के हाथ को बीच में रोकते हुए कहा, यस मी मिस गिरगिट, एनी प्रॉब्लम। इतना कहकर वह काव्या का हाथ पकड़े हुए मेंशन से बाहर लाकर खड़ा करते हुए कहा, आप जा सकती है मिस गिरगिट। काव्या पैर पटकते हुए वहां से चली गई।
रायचंद विला। अगला दिन अगस्त्य ऑफिस के लिए रेडी होकर बैठा ब्रेकफास्ट कर रहा था। सभी केयरटेकर उसके सामने खड़ी उसे उस परी की हेल्थ के बारे में बता रही थी। अगस्त्य फोक को प्लेट में रख नैपकिन से अपने मुंह को साफ करते हुए कहा, मेरी गैरमौजूदगी में कोई भी आए तो विला के अंदर आने की परमिशन नहीं है। अगर कोई अंदर आया तो तुम सब बाहर हो जाओगे, अंडरस्टैंड। सभी स्टाफ ने गर्दन नीचे किए कहा, यस मास्टर। अमन ने कहा, बॉस आज आपकी डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है। अगस्त्य अपने कोट को चेयर से उठकर पहनते हुए कहा, क्या मेरी किसी के साथ मीटिंग है? अमन अगस्त्य के साथ कदम से कदम मिलाकर बाहर जाते हुए कहा, यस सर, आपकी मिस्टर राजपूत के साथ आज एक मीटिंग है। बाकी किसी के साथ कोई मीटिंग नहीं है। अगस्त्य जैसे ही विला के बाहर कदम रखता उस विला के अलर्ट का साइलेंसर बजने लगा। उस साइलेंसर की आवाज से अगस्त्य जितनी तेज दौड़ सकता वह उतनी तेजी से दौड़ते हुए सीढ़ियां चढ़ते हुए उस परी के रूम में आ गया। उसने जैसे ही उस परी के रूम में कदम रखा वहां का नजारा देख शॉक्ड हो गया। उसके चेहरे पर चमक आ गई। उसकी स्लीपिंग फेरी अपनी नींद से जाग चुकी थी। वह दौड़कर उस परी के पास गया और उसे सोए हुए अपने बाहों में भींच लिया। अगस्त्य के चेहरे पर ऐसी चमक और खुशी नजर आ रही थी जैसे उसने पूरी दुनिया को जीत लिया और पूरी दुनिया उसकी बाहों में है। उस परी की आंखों से आंसू गिर रहे थे जो अगस्त्य के सीने को जला रहे थे। अगस्त्य एक झटके से उस परी से दूर हो गया। उस पारी को बेड से उठकर बेड क्राउन से टेक लगाकर बैठते थोड़ी दूरी पर बैठते हुए धीरे और नशीली आवाज में पूछा, आप रो क्यों रही परी? क्या आपको दर्द हो रहा है? उस परी ने जब अपनी घनी लंबी पलकों को ऊपर उठाया तो उसकी आंखें नीली और नशीली थी। उस परी ने अगस्त्य के हैंडसम चेहरे को देखते हुए कहा, थैंक यू। अगस्त्य ने उस परी को देखते हुए कहा, आपका नाम क्या है? उस परी ने अपनी पिछली जिंदगी में बारे सोचते हुए कहा, कांची। अगस्त्य कांची की झुकी पलकों को देखते हुए पूछा, मैं आपको परी बुलाऊं? आपको बुरा तो नहीं ना लगेगा? कांची ने नामे गर्दन हिला दी। उसने अपने हाथों को अगस्त्य के सामने कर दिया तो अगस्त्य समझ गया कि वो हाथों में से ड्रिप निकालने को कह रही थी। वह 6 महीने से तो इसी पे जिंदा थी। अगस्त्य ने कांची से पूछा, आप ठीक है ना? कांची अपने बड़े बड़े पलके उठाकर अगस्त्य को देखते हुए कहा, हाँ। मैं गर्दन हिला दी। कांची ने धीरे से कहा, मुझे भूख लगी है। कांची के चेहरे की मासूमियत देखकर अगस्त्य को कांची पर और भी ज्यादा प्यार आ रहा था। कांची अगस्त्य की जिंदगी में पहली लड़की थी जो उसके दिल पर राज करने लगी थी, जो उसके दिल की मलिका बन चुकी थी। अगस्त्य ने कांची के हाथ को अपने हाथों में लेते हुए कांची के हाथों से ड्रिप को धीरे धीरे निकालने लगा। कांची की हल्की सी आह निकल गई। अगस्त्य ने कांची के चेहरे पर दर्द की सीकन देखते हुए कहा, थोड़ा दर्द होगा, सॉरी। कांची ने कुछ नहीं कहा। अगस्त्य कांची की ड्रिप को निकालकर कांची को एक झटके से अपनी बाहों में उठा लिया। वह जब कांची को बाहों में लिए हुए बाहर निकला तो स्टाफ और अमन यह नजारा देखकर हैरान हो गए। अमन के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसके बॉस के जीने की वजह आज होश में आ गई थी। कांची बिना पल के झपकाए अगस्त्य को देख रही थी। उसके पास इतनी ताकत नहीं थी कि वह अगस्त्य से बहस करे या कोई सवाल करे। शायद जिंदगी के दर्द ने उसे बिल्कुल खामोश कर दिया था। अगस्त्य कांची को डाइनिंग टेबल के पास लाकर चेयर पर प्यार से बैठते हुए कांची से पूछा, क्या खाओगी परी? कांची ने टेबल पर रखे जूस की तरफ इशारा कर दिया। अगस्त्य जूस को उठाकर कांची को पिलाने लगा तो कांची को काव्यांश की याद आने लगी कि कैसे वह प्रेग्नेंट थी और वह उसे जूस पिलाता था। एक बार फिर कांची की आंखों में आंसू था। उसके इश्क ने उसका मजाक बना दिया था। उसके इश्क ने उसे तोड़ दिया था। कांची की आंखों में आंसू देखकर अगस्त्य को अपने दिल में बहुत तकलीफ महसूस हो रही थी। अगस्त्य कांची के सामने घुटने पर बैठ गया। यह नजारा देखकर तो स्टाफ की आंखें हैरानी से फैल गई। अमन का तो मुंह खुल गया। अगस्त्य कांची के हाथ को अपने हाथों में लेते हुए कहा, मैं नहीं जानता कि आपके पास्ट में क्या हुआ है।
और मैं जानना भी नहीं चाहता। आप मेरी जिंदगी में एक एंजल बनकर आई है। मैं आपको कभी खोना नहीं चाहता, लेकिन मैं आपको इस तरह अपने घर में भी नहीं रख सकता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई आप पर उंगली उठाए, कोई आपको मेरी मिस्ट्रेस कहे। मैं आपको अपनी बीवी बनाना चाहता हूँ। क्या आप मिसेज परी अगस्त्य रायचंद बनेंगी? अगस्त्य की बातें कांची को हैरान कर गई। उसे तो अब शादी शब्द से भी खौफ आता था। आखिर एक शादी ने तो ही उसकी जिंदगी में जहर भर दिया था। वो अब जिंदगी में इश्क और शादी कभी नहीं करना चाहती थी। लेकिन फिर उसने कुछ सोचते हुए कहा, मैं तैयार हूँ। अगस्त्य को कांची की हाँ में बहुत दर्द महसूस हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अगस्त्य बस अब अपने सामने बैठी परी के बारे में सब कुछ जानना चाहता था। वह जानना चाहता था कि आखिर उसकी मासूम परी की मुस्कुराहट किसने छीन ली थी। आखिर वह कैसे हॉस्पिटल में पहुंची थी, और इतने लोग के होते हुए भी उसने उसे क्यों कहा कि वो उसे यहाँ से लेकर दूर चला जाए। अगस्त्य के मन में बहुत सारे सवाल थे और उन सारे सवालों का जवाब सिर्फ कांची के पास था। लेकिन कांची इस वक्त इस हालत में नहीं थी कि वो उससे सवाल करे। अगस्त्य कांची को दोबारा से अपनी बाहों में उठाया और विला से बाहर चला गया। अगस्त्य कांची को बाहों में उठाए हुए रायचंद विला के बाहर आया तो 2 बॉडीगार्ड उसे कवर करने लगे। उसने इशारे से बॉडीगार्ड को दूर रहने का इशारा किया। उसने कांची को पैसेंजर सीट पर बैठाया और कांची के ऊपर झुक गया, तो कांची ने अपनी आंखें बंद कर ली। अगस्त्य कांची को सीट बेल्ट लगाए और खुद ड्राइवर सीट पर जाकर बैठते हुए कार को स्टार्ट कर दिया। वह कार को लंदन की सड़कों पर दौड़ाने लगा। उसे ड्राइव करते हुए लगभग 10 मिनट हो गए थे। इस 10 मिनट में कांची ने अपनी पलकों को एक बार भी नहीं उठाया था। वह अपने गोद में रखे हाथ को बस घूरे जा रही थी। अगस्त्य स्टीयरिंग को कसकर पकड़ते हुए कांची को देखते हुए पूछा, परी आप पालमिस्ट है? कांची जो अपने हाथ को देख रही थी, वो अपनी घनी पलकों को जब उठाकर अगस्त्य को देखा तो अगस्त्य को अपने दिल में दर्द की टीस उठती महसूस हुई, क्योंकि कांची की आंखें बिल्कुल लाल थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने आंसुओं को रोकने की नाकाम कोशिश कर रही है। अगस्त्य ने अपनी डेस्टिनेशन का डायरेक्शन बदल दिया। वह कार को फुल स्पीड में ड्राइव करते हुए एक ऐसी जगह लेकर आया जहां इंसान का नामो निशान तक नहीं था, जहां चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी, और उसे हरियाली में एक बहुत ही खूबसूरत सा लकड़ी का फार्म हाउस था, जो बहुत खूबसूरत था क्योंकि उसकी डिजाइन को लकड़ी से बनाई गई थी। उस फार्म हाउस में ईंट कहीं भी इस्तेमाल नहीं हुई थी। अगस्त्य पैसेंजर सीट के पास आकर कांची को अपनी बाहों में दोबारा से उठाकर कांची को अपने साथ ले जाने लगा। अगस्त के इतने करीब आने के बावजूद कांची खामोश रही। उसने एक शब्द भी नहीं कहा। अगस्त्य कांची को बाहों में लिए फार्म हाउस के पीछे लेकर आया तो फार्म हाउस के पीछे बहुत ही प्यारा सा झरना बह रहा था। वह नज़ारा देखने में वाकई बहुत खूबसूरत था। वह एक वाइट चेयर रखी थी। अगस्त्य ने कांची को उस चेयर पर बैठाते हुए खुद कांची के सामने घुटने पर बैठते हुए कहा, पर आप जितना चाहती हैं रो सकती हैं, यहाँ आपको कोई देखने वाला नहीं है। मैं भी आपको नहीं देखूंगा। आप यहाँ जितना चीखना चिल्लाना चाहती है चीख सकती है। आपको कोई भी नहीं रोकेगा, लेकिन प्लीज खुद को तकलीफ देना बंद करो। आपको पता है परी, मुझे आपकी सबसे अजीब बात क्या लग रही है कि आप मेरे साथ इतनी कंफर्टेबल कैसे हैं? आपको मुझसे डर क्यों नहीं लग रहा? आपने एक बार भी मुझे खुद से दूर नहीं किया। क्या आपको डर नहीं लगता कि मैं आपके साथ कुछ गलत कर दूंगा? 6 महीने पहले भी आपने बिना कुछ सोचे समझे मेरा हाथ पकड़कर मुझे मदद मांगी थी। यह नहीं सोचा मैं आपके साथ कुछ गलत भी कर सकता हूँ। ना मैंने आपको कभी देखा था, ना आपने मुझे। हम एक दूसरे को जानते तक नहीं थे, लेकिन फिर भी आपने मुझसे मदद मांगी। मुझे ये सवाल बहुत परेशान कर रहे हैं। बताओ ना परी, आपको मुझसे डर क्यों नहीं लगता?
कांची, जिसकी पलकें झुकी हुई थी, अपनी पलकों को उठाया तो उसके आंसू टूटकर उसके गुलाबी गालों पर आ गए। उसने अगस्त्य के चेहरे को देखते हुए कहा, आपको पता है, जो अपनों से धोखा खाए होते हैं न, उन्हें अनजानों से डर नहीं लगता। 6 महीने पहले मैंने आपसे मदद इसलिए मांगी थी क्योंकि वहाँ जो भी था मेरा अपना था, जो सिर्फ नाम के थे। एक आप थे जो अनजान थे, जिसे मैं जानती तक नहीं थी। इसलिए मैंने आपसे मदद मांगी ताकि आप मुझे उसे धोखे की दुनिया से निकालकर अपनी दुनिया में लेकर आए। मैं जिंदगी को जीना चाहती थी, इसलिए मैंने आपसे मदद मांगी, क्योंकि अगर मैं उन लोगों के साथ रहती तो जरूर मर जाती। कांची की आंखों से आंसू गिरता जा रहा था। अगस्त्य को उसके आंसू बेचैन कर रहे थे। उसने कांची के आंसुओं को रोकने के लिए कांची के हाथ को अपने हाथों में लेते हुए कहा, आपको पता है परी, इस जगह आपके सिवा कोई और नहीं आया। यह मेरी अपनी जगह थी जहां मैं अकेला आया करता था। जब मुझे डैड की याद आती थी, मैं यही आता था और बहते पानी को देखता था तो मुझे बहुत सुकून मिलता था। आप पहली है जिसे मैं यहाँ लेकर आया, इसलिए आपसे कहूँगा आगे बढ़ जाए परी। सबकी लाइफ में दर्द होते हैं। कुछ लोग उस दर्द को बेड़िया बना देते हैं तो कुछ लोग उसे दर्द को भूल कर आगे बढ़ जाते हैं। कांची ने अगस्त्य को देखते हुए पूछा, आप मुझसे इतनी हमदर्दी क्यों कर रहे हैं? आपको मुझसे क्या चाहिए? मैं आपको पहले बता देती हूँ, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं पहले से ही गंदी हो चुकी हूँ और मैं कभी किसी से प्यार नहीं कर पाऊंगी। मुझे प्यार, मोहब्बत, इश्क, इन सब पर भरोसा नहीं रहा। इश्क इंसान को बेइज्जती के सिवा कुछ नहीं देता है। इश्क की आखिरी मंजिल ही दर्द और बेइज्जती है, इसलिए मुझसे किसी चीज की उम्मीद मत कीजिएगा। अगस्त्य कांची के हाथ को छोड़कर खड़े होते हुए कांची की तरफ पीठ करके कहा, परी, जरूरी नहीं कि हर मर्द को औरत से कुछ चाहिए तभी उसे हमदर्दी करें। रही आपके साथ हमदर्दी करने की, तो मैं आपके साथ हमदर्दी नहीं कर रहा। मैं आपसे प्यार करता हूँ और मुझे मेरे प्यार के बदले में कुछ नहीं चाहिए। मैं बस अपनी मॉम की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करना चाहता हूँ। मेरी माँ चाहती थी कि मैं आपको बहुत प्यार करूँ, आपको दुनिया की हर खुशियाँ दूँ, आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहे, और मैं अपनी माँ के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मेरी मामा इस दुनिया की अकेली औरत थी जिससे मैं इतना प्यार करता हूँ, और शायद मेरी माँ के बाद आप हैं जिससे मैं प्यार इतना करने लगा हूँ। मैंने दुनिया में सिर्फ 2 ही औरत से प्यार किया है, एक अपनी माँ से और अब आपसे। अगर आप मुझसे शादी नहीं करना चाहती तो कोई जबरदस्ती नहीं है, मैं हमारे रिश्ते को कोई और नाम दे दूंगा। मैंने आपको शादी का प्रपोजल इसलिए नहीं दिया कि मुझे आपसे कुछ चाहिए, यह मैं आपको हासिल करना चाहता हूँ। यह आपकी खूबसूरती देखकर मैं आप पर फिदा हो गया हूँ। मैं आपसे शादी इसलिए करना चाहता था ताकि कोई मेरी माँ की पसंद पर उंगली ना उठा सके। एक बात आपसे जरूर कहूँगा परी, मैं नहीं जानता आपकी पिछली जिंदगी में आपके साथ क्या हुआ है, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि कुछ ऐसा हुआ है जिससे आपके दिल में मर्दों के लिए नफरत भर गई है। आपको लगता हर मर्द घटिया और हवसी होता, लेकिन एक बात जरूर कहूँगा, हर मर्द घटिया नहीं होता और ना ही हर मर्द को औरतों के जिस्म की भूख होती है। इतना कहकर अगस्त्या ने कांची के हाथ में एक फोन रखते हुए कहा, ये फोन रखिए, इसमें मेरा नंबर है। कुछ देर अकेले बैठकर अपनी जिंदगी और अपने बारे में सोचिए और फैसला कीजिए कि आपको आगे क्या करना है। जब आप फैसला कर लेना तो मुझे कॉल कर दीजिएगा। मैं कार में आपका इंतजार कर रहा हूँ। इतना कहकर अगस्त्या वहां से चला गया। कांची अगस्त्या को जाते देख देखते रह गई। उसने अपने अब तक की जिंदगी में बहुत से मर्द को देखा था, लेकिन आज से पहले उसने अगस्त्या जैसा आदमी कभी नहीं देखा था, क्योंकि वह अनजान लड़की की इतनी मदद और इज्जत कर रहा था जो आज के वक्त में कोई नहीं करता। कांची ने अपने हाथ में रखा फोन को देखा तो वो काफी महंगा था। मुंबई, शौर्य शानी अपार्टमेंट। शौर्य और निधि दोनों ही बैठे ब्रेकफास्ट कर रहे थे। शौर्य अपने हाथों से निधि को ब्रेकफास्ट कर रहा था।
निधि 4th मंथ प्रेग्नेंट थी। शौर्य पहले जैसा नहीं था, वह बहुत ही सीरियस टाइप बंदा हो गया था। 6 महीने में सबकी जिंदगी बदल गई थी। शौर्य निधि के साथ खुश था। उसने निधि से वादा किया था कि वो कभी काव्यांश की तरह उसे धोखा नहीं देगा। शौर्य निधि को खिला ही रहा था कि उसने देखा कि निधि कहीं खोई हुई है। शौर्य निधि को देखते हुए पूछा, क्या सोच रही हो जान? शौर्य की आवाज सुन निधि सोच की दुनिया से बाहर आई। निधि शौर्य के हाथ को पकड़ते हुए कहा, तुम्हें याद है शौर्य, आज कांची को गए पूरे 6 महीने 10 दिन हो गए। हम सब शनेल पैलेस में कितने खुश थे। मुझे और कांची को दोबारा से एक फैमिली मिल गई थी। मुझे और कांची को लगा कि हमें दोबारा जिंदगी मिल गई है, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि हमारी खुशियां बस कुछ ही महीनों की है। काव्यांश ने ऐसा क्यों किया शौर्य? क्यों उसने हमारी खुशियों को आग लगा दी? तुम्हें पता, आज मुझे कांची का दर्द महसूस हो रहा है। उसे कितनी तकलीफ हुई होगी जब उसे पता चला होगा कि उसने अपने बच्चों को खो दिया है। मैंने कांची को अपने बच्चों से घंटों बातें करते देखा था। वो अपने बच्चों से ऐसे बात करती थी जैसे उसके बच्चे उसके गोद में हो। निधि ने शौर्य के हाथ को पकड़कर अपने पेट पर रखते हुए कहा, तुम्हें पता है, मुझे अभी से गुदगुदी सी लगती है। पता है शौर्य, जब हमें एहसास होता है कि हमारे अंदर एक नन्ही सी जान पल रही है तो ऐसा लगता है पूरी दुनिया हमारी बाहों में है। यह ऐसी फीलिंग होती है जिसे मैं वर्ड में बात नहीं सकती। और आज मुझे इसी बात की तकलीफ हो रही है कि कांची ने अपने बच्चों के साथ कितने सपने देखे थे। वो उनके साथ दोबारा जिंदगी जीना चाहती थी जैसे वह पहले थी। लेकिन सब कुछ काव्यांश ने बर्बाद कर दिया। मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकती। वह आदमी इतना पत्थर दिल निकलेगा मैंने सोचा नहीं था। उसने कांची को आखिरी बार देखा भी नहीं। कोई नहीं जानता कि वह कहाँ गया। उस दिन के बाद से किसी ने उसे नहीं देखा। शौर्य ने निधि को गले लगा लिया। वह निधि की बैक को सहलाते हुए कहा, जान, जो होना था वह हो चुका है। हम उसे बदल नहीं सकते और हम कांची को वापस भी नहीं ला सकते। मैंने सोचा नहीं था कि काव्यांश इतना पत्थरदा छोटी ईला होगा। काश चाचू ने वह सब कुछ ना किया होता। काश डैड ने भी वह सब नहीं किया होता। तो शायद कांची के इश्क की दास्तान ऐसी नहीं होती। शायद उसकी इश्क में मौत नहीं होती। हमारे पास अफसोस के सिवा कुछ नहीं है। खुद का ख्याल रखो। अगर हमारी बेटी हुई ना, हम उसका नाम कांची रखेंगे। वो हमारी कांची होगी, जिसे हम वह जिंदगी देंगे जो कांची ने जीनी चाही थी। निधि ने शौर्य को कसकर गले से लगा लिया। कभी कभी दोस्ती ऐसी होती है कि जिंदगी बदल जाती है, और शायद ऐसे ही दोस्ती निधि और कांची की थी। कांची सब कुछ तो छोड़कर चली गई थी, लेकिन आज भी वह निधि की दुनिया में जिंदा थी। लोग सही कहते हैं, सच्ची दोस्ती कभी भुलाई नहीं जाती। लंदन। कियारा बेड पर बैठी थी। उसके गोद में विराज सिर रखकर बेड पर लेटा था। दोनों भाई बहन बहुत परेशान थे। उन दोनों को पूरी दुनिया में वही दोनों मिले जिनकी फैमिली ने उनकी फैमिली को बर्बाद कर दिया था। कियारा ने कहा, भैया, जब आप सब सच जान चुके तो आपको पहले दी से मिलना चाहिए था ना। अगर आप पहले मिले होते तो आज दी हमारे साथ होती। विराज की आंखों में आंसू था। उसने अपनी गुड़िया के दुश्मन से ही हाथ मिला लिया था। आज उसकी वजह से उसकी गुड़िया उसके साथ नहीं थी। विराज कियारा के हाथ को पकड़ते हुए कहा, गुड़िया, मैंने गलती की जिसकी सजा मैं काट रहा हूँ। मेरा गिल्ट मुझे चैन से सोने नहीं देता। गुड़िया, तू बता, मैं ऐसा क्या करूं कि डैड ठीक हो जाए? वह मुस्कुराने लगे। कियारा विराज को देखते हुए कहा, आन्या भाभी को लाओ भैया। हो सकता है डैड आन्या भाभी को देखे तो उन्हें दी की ज्यादा याद ना आए। निधि दी भी नहीं आ सकती, वह प्रेग्नेंट है और डॉक्टर ने उन्हें ट्रैवल करने से मना किया है। विराज ने कियारा से कहा, तुम मेरे साथ इंडिया चलोगी गुड़िया? तुम अपना डॉक्यूमेंट भी ले लेना और मैं आन्या के मोम से बात कर लूंगा। कियारा मनन के बारे में सोचते हुए कहा,
कितना अजीब है ना भैया, आप जिस लड़की से प्यार करते हैं उसी के डैड ने बड़ी मम्मा को मार दिया। पूरी दुनिया छोड़कर हमें दुश्मन के ही बच्चों से प्यार होना था। विराज एक झटके से कियारा के गोद से सिर को उठाकर बैठते हुए कहा, क्या कहा तुमने गुड़िया? क्या तुम मनन? कियारा ने बीच में ही कहा, हाँ भैया, मैं उससे प्यार करने लगी। इन बीते 6 महीने में मुझे उसकी हर पल याद आती रही। मैं उससे प्यार नहीं करना चाहती थी भैया, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाई। कियारा की आंखों में आंसू था। उसने आगे कहा, मैंने उसे भूलने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन उसे भूल नहीं पाई। वह हर गुजरते वक्त के साथ मेरे दिलो दिमाग पर सवार होता गया। कियारा जोर जोर से रोने लगी। उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे उसने प्यार नहीं बल्कि कोई गुनाह किया है। विराज कियारा को गले लगाते कहा, पागल लड़की, प्यार हमारे बस में नहीं होता जो हम सोच समझ कर करे। प्यार तो बस हो जाता है। अगर प्यार सोच समझकर होता तो हर खूबसूरत लड़की हैंडसम लड़के से प्यार करती। हर हैंडसम लड़का खूबसूरत लड़की से प्यार करता, लेकिन ऐसा नहीं है। अब एग्जाम्पल में हम दोनों को ही देख, हमने भी तो अपने दुश्मनों से प्यार कर लिया, ये जानते हुए भी उनके अपनों ने हमें बर्बाद कर दिया। कियारा किसी छोटी बच्ची की तरह विराज की शर्ट को पकड़कर सिसकते हुए कहा, मुझे प्यार से डर लगता है भैया। पापा ने भी तो मम्मा से प्यार किया था, जीजू ने भी दी से प्यार किया था। दोनों ने ही अपने प्यार को ऐसे धोखे दिए कि उनको मौत ने गले लगा लिया। लंदन ऑफिस। एक आदमी एक बिल्डिंग के प्रोजेक्ट को उठाकर पटकते हुए कहा, ऐसा नहीं हो सकता, ये प्रोजेक्ट मेरा था तो उसे कैसे मिला? दूर खड़ा असिस्टेंट अपने बॉस को गुस्से से पागल होते देख डर से अपनी सेफ्टी की दुआ कर रहा था, लेकिन शायद दुआएं इतनी जल्दी कबूल नहीं होती। वह कुछ कहता, उसके सिरफिरे गुस्से से पागल बॉस ने उसका सिर दीवार में लड़ाते हुए कहा, तुम निकम्मे की वजह से मेरा करोड़ों का प्रोजेक्ट उस कमीने रायचंद के पास चला गया। उसने मुझसे यानी वरदान थापड़ से उसका प्रोजेक्ट छीना, उसकी कीमत तो उसे चुकानी पड़ेगी। बहुत साल पहले इसके बाप ने भी बिजनेस की दुनिया में अपनी हुकूमत चलाने की कोशिश की थी, तो मैंने हमेशा के लिए ही उसे सुला दिया था। लगता है इसे भी सुलाने का वक्त आ गया है। इतना कहकर उसने अपने फ़ोन को निकालकर किसी को ऑर्डर दिया, उस रायचंद पर नज़र रखो और मौका पाते उड़ा डाल साले को। वो वापस अपनी चेयर पर जाकर बैठते हुए कहा, अब अपनी यह मनहूस शक्ल लेकर निकलो और मेरे लिए बियर लेकर आओ। इतना कहकर वह लैपटॉप में चल रही वीडियो को देखने लगा। उस आदमी को देख कोई नहीं कह सकता था कि यह अभी आदमी कुछ वक्त पहले पागल कुत्ते की तरह भौंक रहा था। इस वक्त वह इतना शांत बैठा जैसे उससे सीधा आदमी इस दुनिया के कोई नहीं। टू बी कंटिन्यूड। ये चैप्टर बहुत छोटा है, इस चैप्टर को चेक के लिए डाला है, एप्लीकेशन में कुछ मिस्टेक हो रही है। ये दास्तान एक ऐसी मोहब्बत की है जो मोहब्बत जैसे खूबसूरत एहसास को नफरत में बदल दिया। ये कहानी कशिश कपूर और एकांश ठाकुर की है। कशिश जो झल्ली और शरारती थी, दुनिया की रीति रिवाजों से परे अपने ही धुन में अपनी जिंदगी जीती थी। लोगों को परेशान करना तो अपना काम समझती थी, लेकिन वही दूसरी तरफ एकांश ठाकुर जो दिखने में बेहद हैंडसम था, पर्सनैलिटी ऐसी कि लड़कियों के साथ साथ लड़के भी अट्रैक्ट हो जाते थे, लेकिन सोच पर्सनैलिटी के बिल्कुल उलट थी। लोग उसे हार्टलेस किंग कहते थे। उसकी सोच लड़कियों में मामले में लोगों से बहुत अलग थी। उसका मानना था लड़कियों की एक हद होती है जो उन्हें कभी पर नहीं करनी चाहिए। ऐसे में कशिश और एकांश के बीच कुछ ऐसा हुआ जिससे एकांश ने कशिश से जबरदस्ती शादी करी। कशिश के साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे कशिश जो प्यार के लिए हर हदें पार कर जाया करती थी, उसे प्यार और मर्द से नफरत हो गई। आखिर क्या हुआ था इनके बीच? एकांश की क्या सोच थी लड़कियों के बारे में? कशिश के साथ ऐसा क्या हुआ जिससे उसे प्यार और मर्द से नफरत हो गई? क्या इन दोनों में कभी प्यार का फूल खिलेगा? ये सूख कर बंजा बन जाएगा? जानने के लिए पढ़े मेरा बेरहम पिया। लंदन हॉस्पिटल। ये हॉस्पिटल लंदन का बेस्ट हॉस्पिटल था। यहाँ बड़ी सी बड़ी बीमारी का इलाज होता था।
ये हॉस्पिटल नंबर टॉप 1 पर था। इस हॉस्पिटल की सबसे अच्छी क्वालिटी ये थी कि यहाँ हर पेशेंट को बहुत ही अच्छे से ट्रीट का किया जाता था। हर पेशेंट को इक्वल ट्रीटमेंट दी जाती थी। लंदन के उस टॉप 1 हॉस्पिटल में एक वीआईपी रूम में एक शख्स बड़ी सी विंडो के पास खड़ा बाहर का नजारा देख रहा था। वो रूम अंधेरे में समा हुआ था। उस अंधेरे रूम में सिर्फ इस शख्स का वजूद था। उसके साए तक ने सका साथ छोड़ दिया था। बाहर का नजारा इस वक्त दिखने में बहुत खूबसूरत था, क्योंकि रात का वक्त था। चारों तरफ लाइटें और शोर था। उस शख्स की आंखों में खालीपन था और दर्द था। एक ऐसा दर्द जिसे लफ्जों में बयां कर पाना मुश्किल था। उसने कभी सोचा नहीं था कि वो अपनी जिंदगी में कभी इस मुकाम पर आएगा। वो कभी हॉस्पिटल के एक वीआईपी रूम में कैद होकर रह जाएगा। वो ये भी नहीं जानता था कि उसकी जिंदगी कितनी है। वो जिंदगी जीना चाहता था, लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी जो हम चाहते हैं वो होता नहीं है। उस शख्स के चेहरे पर बहुत कुछ खो देने का दर्द था। उसकी आंखों में वीरानियां थी। आज वो बिल्कुल अकेला था। उस हैंडसम से शख्स ने बाहर के नज़ारे को देखते हुए कहा, कैद से बेहतर मौत होती है, क्योंकि कैद हमें तिल तिल कर मरती है और मौत बस एक पल में आ जाती है। मैं तो इतना अनलकी हूं कि चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता। उस वीआईपी रूम का डोर ओपन हुआ और एक लड़का अंदर आया। उसने अपने बॉस को देखते हुए कहा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं बॉस? इतने लोगों के होते हुए अपने लिए तन्हाई को क्यों चुना? आप खुद को इतना दर्द क्यों दे रहे हैं? वो शख्स बिना पीछे पलटे हुए बाहर देखते हुए अपने असिस्टेंट से कहा, कभी कभी हमें ऐसे फैसले करने पड़ते हैं जो हम चाहकर करना नहीं चाहते। अपने लिए एक नया बस ढूंढ लो। मैं तुम्हें भी आज़ाद करता हूँ। मैंने तन्हाई इसलिए चुनी ताकि कोई मुझे हमदर्दी न कर सके। उस असिस्टेंट ने मुस्कुराते हुए अपने बॉस की बैग को देखते हुए कहा, अगर मुझे नया बॉस ढूंढना होता तो मैं अब तक आपके साथ नहीं रहता। मुझे आपसे डर लगता है, लेकिन मैं एक लॉयल असिस्टेंट हूँ। मैं कभी गद्दारी करना नहीं सीखा और ना ही मैं ऐसा इंसान हूँ कि खुशी में आपके साथ खड़ा रहूं और दर्द में आपको छोड़ दूं। आपने मुझे तब नौकरी दी थी जब मुझे हर कंपनी ने ठुकरा दिया था। तो आज जब आप अकेले हैं तो मैं आपको कैसे छोड़ दूं? मैं आपसे हमदर्दी नहीं कर रहा बॉस, और नहीं मुझे आप पर दया आ रही है। मैं बस अपनी ड्यूटी निभा रहा हूँ। मैं आपकी दिल से इज्जत करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। मैं तो आपको सल्यूट करता हूँ। आप जैसा इंसान बहुत कम है इस दुनिया में। आप फ्रेश हो जाए, मैं आपका डिनर लाता हूँ। इतना कहकर उसका असिस्टेंट चल गया। उस शख्स के होठों पर कड़वी मुस्कुराहट थी। लंदन दूसरी तरफ। अगस्त्य को कार में बैठे 1 घंटा हो गया था, लेकिन उसकी परी ने उसे फोन नहीं किया था। अगस्त्य को बार बार बेचैनी हो रही थी। उसकी बेचैनी गुजरते वक्त के साथ बढ़ती जा रही थी। उसने अपनी बेचैनी को कम करने के लिए कार के डेस्क को ओपन किया और उसमें से सिगरेट का पैकेट निकालकर सिगरेट जलाया। वो सिगरेट को अपने होठों से लगाकर लंबी लंबी कश लेने लगा। अगस्त्य को जब भी बेचैनी होती थी वह इसी तरह सिगरेट पीता था। उसने 5 मिनट के अंदर 3 सिगरेट खत्म कर दी थी, लेकिन उसकी बेचैनी कम होने का नाम नहीं ले रही थी। हर इंसान परफेक्ट नहीं होता, उसी तरह अगस्त भी परफेक्ट नहीं था। उसके अंदर भी बहुत खामियां थी। अब उसके अंदर क्या क्या खामियां थी वो आपको आगे जाकर पता चलेगा। पहली खामियां तो यही थी कि वह स्मोकिंग बहुत ज्यादा करता था। अगस्त्य ने अपने सिर को स्टीयरिंग पर रख दिया कि तभी उसका फोन रिंग हुआ। उसने जब फोन पर देखा तो परी फ्लैश हो रहा था। वह जल्दी से कार से बाहर आकर सिगरेट को जमीन पर फेंकते हुए अपने जूते से मसलकर दौड़ते हुए अपने परी के पास चला गया। जब वह कांची के पास आया तो कांची उसी तरह बेंच पर बैठी थी। उसके गालों आंसुओं के निशान थे। उसकी आंखें फूल फूल कर मोटी हो चुकी थी। नाक बिल्कुल लाल हो चुकी थी। कांची को देखकर लग रहा था कि वह बहुत रोई है। अगस्त्य कांची के सामने घुटने पर बैठते हुए पूछा, अब आप कैसा फील कर रही है परी?
कांची अपनी नज़र नीचे किए हुए कहा, अच्छा लग रहा है। कांची ने अपनी नज़रें नीचे किए हुए कहा, क्या मैं आपसे कुछ मांग सकती हूँ? कांची की मासूमियत से अगस्त्य का दिल जोरों से धड़का। अगस्त्य ने कांची से कहा, आपको पूछने की जरूरत नहीं है परी। आपका मुझ पर और मेरी हर चीजों पर पूरा हक है, मुझसे भी ज्यादा। आपको जो चाहिए आप हक से लीजिए, मैं आपको मना नहीं करूंगा। अगस्त की बातें कांची के कानों में गूंज रही थी। अगस्त्य उसकी सोच से बहुत अलग था। उसने आज से पहले अपनी जिंदगी में इतना जेंटल और इतना डिसेंट बंदा नहीं देखा था। पता नहीं क्यों, लेकिन कांची अगस्त से नजरें नहीं मिल पा रही थी। शायद वह अपने आप को बहुत छोटा समझ रही थी। अगस्त्य ने कांची के झुकी नजरों को देखते हुए पूछा, आप मुझसे नजरें मिलाकर बात क्यों नहीं करती? क्या मैं इतना बुरा दिखता हूँ? कांची ने अपनी आंखें बंद कर ली। आखिर यह आदमी बना किस मिट्टी का था? इसके अंदर इतनी अच्छाई कैसे थी? कैसे वह बिना हिचकिचाए अपने दिल की बात कह देता है? कांची ने नजरें नीचे किए हुए कहा, मैं आपके लायक नहीं हूँ। मैं पहले ही किसी की हो चुकी थी। मैं किसी की उतरन हूँ। अगर मेरे अपनों ने मेरे साथ धोखा नहीं किया होता तो शायद आज मेरे बच्चे भी होते। अगस्त्य ने मुस्कुराते हुए कहा, बस इतनी सी बात परी, मैं तो जानता हूँ ये सब। आप नहीं जानती, पर मैं एक डॉक्टर भी हूँ। आपको क्या लगा कि मैं 6 महीने पहले उस हॉस्पिटल में क्या कर रहा था और आपके रूम में क्या कर रहा था? एक्चुअली मैं स्पेशली आपके लिए ही तो गया था, क्योंकि मुझे डॉक्टर हैमर कॉल आया था कि एक पेशेंट है जिसका मुझे ऑपरेशन करना है और उसकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। मैं एक सर्जन हूँ। मैं कभी बिजनेस करना ही नहीं चाहता था। बिजनेस तो डैड का था। डैड के जाने के बाद मुझे मजबूरन डैड का बिजनेस संभालना पड़ा। मुझे डॉक्टर बनना था। मैंने बिजनेस के साथ साथ अपने डॉक्टर का बड़ी ही पढ़ाई भी पूरी की और आज मैं दोनों ही प्रोफेशन में माहिर हूँ। मुझे पता है आप प्रेग्नेंट थी और एक लेडी बिना किसी के साथ इंटीमेट हुए तो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। कांची हैरान थी। ये बंदा उसके बारे में सब कुछ जानते हुए भी उससे शादी करने को तैयार था। अगस्त्य ने कांची के हाथ पर अपने हाथ को रखते हुए कहा, मैंने आपसे पहले भी कहा है परी और अभी भी कह रहा हूँ, मुझे आपके जिस्म से प्यार नहीं है, मुझे आपसे प्यार है। आपकी मासूमियत से प्यार है, आपके दर्द से प्यार है, और कोई किसी का उतरन नहीं होता। आपकी सोच अपने बारे में बहुत गलत है। आप जैसे भी हैं, आप मेरी हैं, मेरी परी। अगस्त्य रायचंद की परी। परी अगस्त्य रायचंद। मुझे आपके पास्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता। हर किसी का पास्ट होता है, मेरा भी है, आपका भी है, सबका होता है। मैं आपको किसी कीमत पर नहीं छोड़ सकता परी, क्योंकि आप मेरी माँ की दी हुई आखिरी निशानी है। अगर आप किसी के साथ होती तो शायद मैं आपको भूल जाता, लेकिन आज आप अकेली है, इसलिए मैं चाहकर भी आपको भूल नहीं पाऊंगा। मैं आपके साथ जबरदस्ती भी नहीं करना चाहता। अगर आप मेरे साथ शादी नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं, मैं आपको लंदन में बड़ा सा घर लेकर दूंगा, सारी फैसिलिटी दूंगा, लेकिन मैं आपके साथ नहीं रहूंगा। मैं नहीं चाहता कोई भी आप पर उंगली उठाए। आप मेरी इज्जत है और इज्जत पर किसी की उंगली बर्दाश्त नहीं करूंगा। कांची ने गहरी सांस ली और कहा, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। बस इतना चाहती हूँ कि आप हमारी शादी को दुनिया के सामने न करें। आप लोगों से मेरा इंट्रोड्यूस अपने वाइफ की तरह कर सकते हैं। आप लोगों से कह सकते हैं कि मैं आपकी बीवी हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती कि पूरी दुनिया ये जाने कि मैं आपकी बीवी हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरे अपनों को पता चले कि मैं जिंदा हूँ। मैं उनके पास दोबारा नहीं जाना चाहती। अगस्त्या मुस्कुराते हुए कहा, बस इतनी सी बात। आप चाहती हैं कि हम अपनी शादी को पूरी दुनिया के सने सीक्रेट रखें, लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे कि आप मेरी क्या लगती है, तो मैं लोगों को बताऊं कि आप मेरी बीवी हैं। कांची ने हाँ में गर्दन हिला दी। अगस्त्य ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो बहुत छोटी चीज है।
अगर आज आप कुछ और भी मांगती तो मैं आपको वह भी देता। मैं हमेशा दूंगा, लेकिन आज मैं खुश हूँ क्योंकि आज आप मेरी हो गई। अब घर चले, क्योंकि कल शादी करनी है। और 1 हफ्ते बाद मेरी और डैड की कंपनी को 15 साल होने वाले हैं। तो इसलिए रायचंद इंडस्ट्री की 15th एनिवर्सरी की पार्टी रखी गई है। मैं उसी पार्टी यह बताना चाहता हूँ कि आप मेरी वाइफ है और अब मैं मैरिड हूँ, क्योंकि एक लड़की ने मुझे प्रपोज किया है। तो मैं उसे जवाब देना चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी में ऑलरेडी कोई है। अगर मैं उसे सीधा मना करता तो वो मेरे पीछे पड़ जाती और मैं अपने पीछे किसी को बर्दाश्त नहीं करता। मैं नहीं चाहता मैं उसे अपने पीछे भागते हुए देखकर उसे समझने में अपना वक्त बर्बाद करूं। मैं उसी वक्त को आपके साथ जीना चाहता हूं। अगर आप चाहें तो मेरा ऑफिस ज्वाइन कर सकती है, परी मेरी पर्सनल असिस्टेंट पर पोस्ट खाली है। कांची ने धीरे से कहा, मैं अभी कुछ दिन आराम करना चाहती हूँ। अगस्त्या एक झटके से कांची को अपनी बाहों में उठाते हुए कहा, मेरी परी को जो करना है वह कर सकती है। उसे कोई कुछ करने से नहीं रोकेगा, लेकिन मुझे अपनी पारी से 24 घंटे में सिर्फ 2 घंटे चाहिए, जिसमें मैं अपनी पारी से ढेर सारी बातें कर सकूं और वह मुझे सुन सके। इतना मंजूर है आपको परी? कांची ने झुकी हुई नजरों से कहा। सिर्फ 2 घंटे। अगस्त्य कांची को कार के पास लाकर पैसेंजर सीट पर बैठते हुए, सीट बेल्ट लगाते हुए खुद ड्राइवर सीट पर बैठते हुए कार को स्टार्ट करते हुए कांची से कहा, क्योंकि मैं चाहता हूँ बाकी बचे हुए घंटों में आप आराम करें और जिंदगी को जीना सीखें। 2 घंटे मेरे लिए काफी है जिसमें मैं आपको अपने साथ लेकर जी सकूं। कांची बाहर देखने लगी। अगस्त्य भीतर ड्राइव करने लगा। कोई नहीं जानता था अगस्त्य और कांची की जिंदगी में क्या नया मोड़ आएगा। क्या कांची के जिंदगी में काव्यांश का साथ यही तक था? ये काव्यांश कोई नया तूफान बनकर उसकी जिंदगी में आएगा। अगस्त्य ने कांची को देखते हुए कार को ड्राइव करते हुए अपने मन में कहा, थैंक यू मामा, अपने जाते जाते सच में मुझे जीने की वजह दे दी। आपकी यह परी वाकई बहुत क्यूट है। इसे जब जब देखता हूँ ना तो दिल में एक अजीब सी हलचल होती है। दिल चाहता है उसे अपने सीने से लगा लूं, लेकिन ऐसा कर नहीं सकता क्योंकि मैं अपनी पारी को दर्द में नहीं देख सकता। लव यू मम्मा। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना और चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हो। मिलते हैं अगले पाठ में।